ईसीसी में रिजल्ट्स कमजोर और खास तौर पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में दिक्कत। कच्चे माल की लागत 18% बढ़ी और उसका इंपैक्ट आप लोग की स्क्रीन पर। और अब से कुछ देर बाद ये देखना होगा कि ये ट्रेंड अक्रॉस इंडस्ट्री है या ईसीसी के साथ दिक्कत, क्योंकि अब से कुछ देर बाद निफ्टी की कंपनी अल्ट्राटेक अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी, तो इसीलिए वो रिजल्ट्स और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस पर्सपेक्टिव में। लेकिन भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर बैक टू बैक 3 दिन, पिछला गुरुवार, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार और कल मंगलवार, तीनों दिन दबाव के साथ कामकाज हुआ और खासतौर पे सोमवार के दिन तो तगड़ा प्रेशर था, तो मूड बिगड़ा हुआ था। उस पर्सपेक्टिव में, उस कंपैरिजन में आज स्क्रीन फिर भी बेहतर, एटलीस्ट हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ। लेकिन आज भी कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आई। एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और ऊपरी स्तरों पे वापस दबाव आपको दिख रहा होगा। 11,600 बीच आज दिन के हाईज थे और इस समय निफ्टी 11,600 के नीचे वापस ट्रेड करता हुआ, तो थोड़े से कंसर्न्स ऊपरी स्तरों से कुछ ठंडे पड़ते हुए, इस बात का आप ध्यान रखें। और बैंक निफ्टी जो कुछ देर पहले तक तो इन लाइन विद सेंसेक्स निफ्टी 1/4% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था, यही वो पॉकेट है पिछले 3 दिनों से दिक्कत कर रही है। और आज भी निफ्टी बैंक पे मुनाफा वसूली का दबाव है, जो आपको सेंसेक्स और निफ्टी में जो ठंडा पड़ने का सिलसिला है उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। इनफैक्ट मिड कैप लाल निशान में 1/4% का दबाव, तो ब्रॉडर मार्केट ठंडे पड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी फिर फाइनेंशियल्स में दबाव दिखा रहा है और इसलिए ऊपरी स्तरों पर टिकने में भारतीय बाजारों को दिक्कत। और ये सब तब जब एक दिन बाद, यानी कि कल है वीक, ये जो मंथली एक्सपायरी अप्रैल वायदा की, तो उससे पहले लग रहा था कि शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो वीरू ने जो कहा था कल सुबह मॉर्निंग कॉल में 29,500 का पुट लेकर चलें, देखिए उसका फायदा, वो लगातार वो कमजोरी का फायदा आप उठा रहे होंगे इस समय, आई एम श्योर। लेकिन चलिए, आज का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। और नियोजन केमिकल्स एक आईपीओ आज से खुला है 26 अप्रैल, यानी कि इस हफ्ते शुक्रवार को यह आईपीओ बंद होगा। 212 से 215 रुपए का प्राइस बैंड, डिटेल ग्राफिक स्क्रीन पर लेकर आइए। यह आईपीओ के जरिए कंपनी 132 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसमें फ्रेश इशू 70 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल है 62 करोड़ रुपए का। 65 शेयरों का लॉट साइज है, तो अगर आप अधिकतम 2 लाख तक कट ऑफ तक ले जाना चाहते हैं तो आप कुल मिलाकर 14 लॉट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएगी, आप जब चाहे नोट डाउन करें। लेकिन आप इस कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत, तो नियोजन केमिकल्स के जॉइंट एमडी डॉक्टर हरीन कनानी साहब जुड़ते हुए। डॉक्टर साहब स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस, आप तो प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करते हुए सर आप। अच्छा, केमिकल कंपनी, थोड़ा डर लग जाता है, हम लोग साइंस वाइंस में स्टूडेंट थे नहीं। अब ये स्पेशलिटी केमिकल्स के धंधे में ऑर्गेनिक केमिकल्स ब्रोमीन बेस्ड और इनऑर्गेनिक केमिकल्स लिथियम बेस्ड, क्या करते हैं सर, क्या होता है ये सब? आशीष जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर अलाउिंग मी एंड गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म आपके यहाँ पे बुलाने के लिए। बेसिकली जैसे आपने बताया, नियोजन केमिकल्स ब्रोमीन और लिथियम बेस्ड कंपाउंड बनाते हैं। ब्रोमीन और लिथियम बेसिक एलिमेंट है। ये ब्रोमीन और लिथियम को हम अलग अलग बाकी केमिकल के साथ जोड़ के उनके डेरिवेटिव्स बनाते हैं। तो नियोजन केमिकल टोटली ऑलमोस्ट 198 डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं, जिसमें से 181 ब्रोमीन बेस्ड है और बाकी के 17 जो लिथियम बेस्ड है। ब्रोमीन बेस्ड हो गए ऑर्गेनिक, लिथियम बेस्ड हो गए इनऑर्गेनिक। एक हमारा मॉलिक्यूल है लिथियम ब्रोमाइड, जिसमें लिथियम भी है और ब्रोमीन भी है, बट मेजॉरिटी लिथियम वाले जो है वो इनऑर्गेनिक है। जस्ट टू काइंड ऑफ गिव एग्जांपल, कि हमारे घर में जो शक्कर होती है वो ऑर्गेनिक है और हम लोग जो सॉल्ट खाते हैं, नमक, ये इनऑर्गेनिक है। तो वैसे ये हमारे, क्योंकि सॉल्ट के बाद उसे रॉक सॉल्ट को प्रोसेस करा जाता है, हाँ, यानी इसमें कोई कार्बन नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिकल वो होता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, बेंजीन है, अल्कोहल। ऑर्गेनिक सब्जियां हम कहते थे, तो ऑर्गेनिक सब्जी मतलब जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं डाला। इनऑर्गेनिक वो खराब वाली सब्जी होती है जिसमें केमिकल डालते थे। अब ये तो केमिकल इंडस्ट्री है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया मुझे। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसे आप जानते हो कि इन फाइनेंस वर्ल्ड व्हेन दे से इनऑर्गेनिक, दे मीन कि लाइक सडनली आपने कोई कंपनी खरीद ली। बट केमिस्ट्री वालों के लिए ये मीनिंग होता है कि ऑर्गेनिक के जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है और इनऑर्गेनिक के जिसके अंदर लिथियम बेस्ड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मैं पढ़ रहा था, ये जो आप बनाते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, लार्जली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को सर्व करते हैं। और अगर मैं सही हूं तो इस 9 महीने के रिजल्ट्स में 83% रेवेन्यूज ये फार्मा इंडस्ट्री से आए। अब ये कौन की क्लाइंट्स हैं आपके, ये लोग क्यों आपके केमिकल्स खरीदते हैं? और फार्मास्यूटिकल का नाम आता है थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, क्योंकि आजकल आए दिन यूएसएफडी की गाज गिरती रहती है, तो उसका इंपैक्ट आप पे भी पड़ता है क्या? आशीष जी, बेसिकली जब कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई का एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसे कि एपीआई कहा जाता है, ये बनाती है,
तब ये बनाने के लिए उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो ये है। तो हम हमारे रॉ मटेरियल लेके बाकी केमिकल के साथ जोड़ के फाइनल एक्टिव इंग्रेडिएंट बनता है। तो कंपनीज लाइक ऑल द मेजर फार्मा कंपनीज लाइक, कईयों की तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जिनके नहीं है वो आप जैसे लोगों से माल लेते हैं। हाँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने के बाद भी जब ये खुद बनाते हैं तभी भी उनको हमारा माल लगता है। तो हमारे टोटली 348 एक्टिव कस्टमर्स है और टोटल 1363 कस्टमर्स है, जिसमें भारत की बहुत सारी फार्मा कंपनियां इंक्लूडेड है। ऑल्सो नियोजन डज 53% लास्ट 9 महीने में, ऑलमोस्ट 53% हमारा बिजनेस एक्सपोर्ट में हुआ था। तो हम जापान, अमेरिका एज वेल एज यूरोप, ये जगह पे टोटली 27 देशों में आज तक हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, तो इसके अलावा मैं पढ़ा था कस्टम सिंथेसिस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरे थे, शायद वहां पे मार्जिन्स बेहतर होते हैं उस आइडिया से। तो अब आपके पास ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स और एक कस्टम सिंथेसिस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्या मिक्स है इनके बीच में सर? सो कस्टम सिंथेसिस एंड ऑर्गेनिक इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल, यानी ऑर्गेनिक केमिकल ही है जो हम कस्टम सिंथेसाइज करते हैं। जब हम कस्टम सिंथेसाइज करते हैं तो हम खाली एक ही ग्राहक या एक ही कस्टमर के लिए एक्सक्लूसिवली वो करते हैं, उतना ही इसमें फर्क है। तो ब्रॉडली आप बनाते हो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें यूनिक क्या है? कोई रेप्लिका, कोई इजीली आपके पीयर्स कौन है, कॉम्पिटिटर्स कौन है इस इंडस्ट्री में? हमारे जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, ये ब्रोमीन बेस्ड कंपाउंड्स है। तो मेरे को ये बताते हुए काफी हैप्पीनेस हो रही है कि वी आर द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी विच इज फोकसिंग लार्जली ऑन ब्रोमीन एंड लिथियम बेस्ड कंपाउंड्स। तो अगर आप स्पेशलिटी इंडस्ट्री देखें तो देयर आर कंपनीज लाइक आरती, अतुल, नवीन फ्लोरीन, ये हर एक अपनी अपनी एरिया में स्पेशलाइज्ड है। सब अलग अलग हैं, आपसे कोई कंपटीशन नहीं। कोई क्लोरीन बेस्ड मॉलिक्यूल बनाता है, कोई बेंजीन बेस्ड बना रहा है, क्लोरोफ्लोरीन वाले, हम ब्रोमीन वाले हैं। तो ब्रोमीन वाले हम भाईचारा है, कोई दूसरे में घुसता नहीं। हाँ, अच्छा। हर एक केमिस्ट्री के लिए आपको एक वेरी स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो देयरफॉर जनरली क्या होता है कि अगर आपकी एक चीज में स्पेशलिटी आ गई तो आप उसी पे, वही कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करके फिर आप आगे ग्रो अच्छा करते हो। जब केमिकल्स की बात होती है ना, तो ऑफ लेट वो चाइना फैक्टर कैसे नहीं आया? अब चाइना में वो बड़े स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल नॉर्म्स आए थे, उसके बाद कहा गया था छोटी मझोली कंपनी शट डाउन हुई थी और ओवर द ईयर्स सबको क्लस्टर्स में शिफ्ट करने की बात थी। तब हमने देखा था ये इंडस्ट्री में कुछ हाल था। ये सब आप पे भी इंपैक्ट करता है? चाइना आपका कंपटीटर है क्या स्पेस में? हाँ, हमारे ब्रोमीन बेस्ड डेरिवेटिव बनाने वाले कंपनीज चाइना में भी है। तो वहां पे धंधा कम हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को कुछ फायदा मिला भाव वाव में क्या? एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट ये आपको बता सकता हूँ कि हाँ, वहां पे बाकी सब चाइनीज कंपनियों की तरह कुछ तकलीफें ब्रोमीन वाली कंपनियों पे भी आ रही है। बट अगेन दिस इज वेरी जेनेरिक ट्रेंड विच एवरीबडी इन द मार्केट नोज। तो हो रहा है, आपको फायदा मिल रहा है, मिलेगा? हाँ, मिलने की संभावना है। अच्छा, तो आपके केस में भी है फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, वेस्ट डिस्पोजल, केमिकल इंडस्ट्री में इश्यूज हमेशा रहते हैं। हाँ, आपके में कुछ चैलेंजेस आए, कभी कोई दिक्कत पड़ी क्या? अभी कोई प्लांट की खबर आई थी, गुजरात पोल्यूशन बोर्ड ने बंद कर दिया था, ऐसा होता रहता है क्या? तो हमने अभी ऑलमोस्ट 25 ईयर से महापे साइट पे काम किया हुआ है। महापे मुंबई के पास? हाँ, नवी मुंबई। और ऑलमोस्ट बड़ौदा में जो हमारा दूसरा प्लांट है, जो हमने 2 साल पहले 2016 में एक्वायर किया, दोनों साइट हमने रेगुलरली कंप्लाई करके किया हुआ है। तो हमें कभी भी ऐसा कोई क्लोजर नोटिस या ऐसा कुछ मिला नहीं है। हमें ऑल्सो वी हैव ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000 जो क्वालिटी एज वेल एज एनवायरनमेंट की भी ध्यान रखती है। अच्छा। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स है। तो आप ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग और सेल करते हैं नियोजन मार्क के अंदर, ब्रांड के अंदर। नियोजन केमिकल्स तो एक कमोडिटी धंधा है, ब्रांड की कोई अहमियत होती है क्या? ब्रांड की अहमियत नहीं होती, बट लाइक लोग पहचानते हैं। सो हम बहुत सालों से नियोजन केमिकल्स के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। एंड बिफोर इवन नियोजन केमिकल, आई मीन, सो आज बिफोर मेनी ऑफ द फार्मा कंपनी स्टार्टेड, सिंस हम 1991 से ये बिजनेस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज नो कि ब्रोमीन बेस्ड कंपाउंड चाहिए तो हमें नियोजन के पास। अच्छा, इसीलिए ऑफ कोर्स हमारा टोटल कस्टमर बेस इज रिलेटिवली स्मॉलर इन द सेंस कि 1200-1300 वर्ल्ड वाइड हमारे कस्टमर है। अब तो सब ऐसे ही पहचानते हैं, सब पहचानते हैं। तो और मैं इसीलिए आ रहा था क्योंकि वो नियोजिन कॉर्पोरेशन जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इशू करा, उनका भी नियोजिन ब्रांड है। और मैं साइट वाइट पे सर्च करता हूँ नियोजिन के, उनके बड़े तमाम ब्रांड्स पॉपअप होके आते हैं। ये बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा है, नाम नहीं रहा, तो क्या चल रहा है अपडेट? अभी हमारा ये नियोजन केमिकल हम ऑलमोस्ट 1991 से यूज करना हमने चालू किया। और हमने इसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी
अर्ली 2000 में ऑलरेडी कर लिया था। पास उससे पहले से था, बाद में आया? नहीं, उन्होंने अभी अप्लाई किया था 2 साल पहले टू गेट अ ट्रेडमार्क इन इंडिया, एंड हमने इसके खिलाफ अपोजिशन किया था इन दैट ट्रेडमार्क एपेलेट। तो जब ये आईपीओ की डीआरएचपी हमारी पब्लिश हुई, तो इनका मेन कंसर्न ये था कि इन्वेस्टर्स में कंफ्यूजन ना हो कि नियोजन केमिकल इज एसोसिएटेड विद नियोजन कॉर्पोरेशन। तो हमको हाई कोर्ट ने बताया था कि आप डीआरएचपी में ये आरएचपी फाइल करते टाइम पे क्लैरिफाई करें। तो अभी केस चल रहा है, एंड हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट उनके काफी पहले से है, और उनका रजिस्ट्रेशन अभी हमने ब्लॉक किया हुआ है। बट ये तो कोर्ट फाइनल डिसाइड करेगा। लाइकली कि एडवर्स आउटकम शायद ना आए, होपफुली। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी पोजीशन काफी स्ट्रांग है, सिंस हम 91 से ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये पैसा जो उठाया जा रहा है उसमें कुछ तो ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर्स के पास जा रहा है 62 करोड़ रुपए। प्रमोटर्स का कितना होल्डिंग है? सिर्फ प्रमोटर्स बेच रहे हैं, कोई और भी बेच रहा है? और कितनी होल्डिंग हो जाएगी? सो आशीष जी, अभी हम आईपीओ की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी न्यूज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि कल हमारा एंकर राउंड हो गया, एंड हमारे यहाँ 4 बड़ी म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, सुंदरम, as well as L&T has invested into Neogen. So we are very thankful to them and grateful to them, and we are happy to have them on board. Specifically asking for your question, अभी हमारा प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 96% है, और बाकी के 3% हमारे एक डायरेक्टर मिस्टर अनुराग सुराणा, जो प्रीवियसली काफ़ी साल तक पीआई इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उन्हें हमने कुछ साल पहले शेयर की थी बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट। सो वो भी हमारे साथी जैसे ही है, एंड बाकी 1% फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में है। तो आप ऐसे प्रमोटर एंड प्रमोटर फ्रेंड्स गिने तो ऑलमोस्ट 99.9% शेयर होल्डिंग करंटली हमारे साथ ही है। आफ्टर डाइल्यूशन एंड आफ्टर द आईपीओ, चूंकि हमें 25% का डाइल्यूशन करना पड़ेगा, ये घट के हमारी 70% एट प्रमोटर लेवल, ठीक है, एंड बाकी का जो है विल बी विद अगेन फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा, ये जो पैसा फ्रेश इशू है उसका आप लोग डेट रीपेमेंट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसके लिए लार्जली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट का क्या हाल है, और ये प्रेफरेंस इशू ये सब क्वांटम कितना था, और अब ये पे ऑफ करने के बाद क्या हाल रहेगा? सो आशीष जी, ये जो अभी डेट, लॉन्ग टर्म डेट और जो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे बुक्स पे अभी है, ये हमने 2016 में बड़ौदा हमारा प्लांट का एक्विजिशन किया था। ये होने के पहले FY16 में हमने ऑलमोस्ट 100 करोड़ का टर्नओवर किया था, जो पूरा की हमारा वहां पे प्लांट से आया था, और जिसमें हमारी ऑर्गेनिक रिएक्टर कैपेसिटी 45,000 लीटर की थी। बड़ौदा प्लांट एक्वायर करने के बाद और बाद में उसमें केपेक्स करने के बाद अभी ये कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3 गुना होके 1,30,000 लीटर पे है। यूटिलाइजेशन लेवल पे प्लांट काम करते हैं आपके? सो वहां पे प्लांट मेरा ऑलमोस्ट 80% और अबाउ यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है। अभी डेट कितनी और कितनी कम हो जाएगी? तो अभी जो हमारी डेट है वो 110 करोड़ की है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म डेट इज 45 करोड़, ठीक है, जिसमें से 31 करोड़ जो 31 करोड़ जितनी डेट हमारी कम हो जाएगी, और 20 करोड़ विल बी फॉर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। तो जैसे आगे चल के हमारा बिजनेस जब भी बढ़ेगा तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑफ डेट ऑल्सो वो महीने से कम हो जाएगी। ठीक। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिकल्स में ये जो ब्रोमीन बेस जो हैं डबल कर रहे हैं कैपेसिटी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के जरिए वडोदरा में। करेक्ट। इनऑर्गेनिक केमिकल्स लिथियम बेस डबल कर रहे हैं कैपेसिटी ग्रीनफील्ड के जरिए दहेज में, जिसके लिए जमीन एक्वायर कर ली। ये सब अब होना है, जमीन हो गई है। जैसे मैंने बताया, तो जो पैसा जुटाया जा रहा है ये सब पुराना जो अब तक केपेक्स था उसकी भरपाई करने के लिए। अभी नया केपेक्स आएगा तो इसके लिए फिर पैसा उठाएंगे, फिर उधारी आएगी। तो हमारे पास ऑलरेडी एक टर्म लोन एग्जिस्टिंग है जो अभी यूज हो रही है फॉर दिस एक्सपेंशन। तो अभी सिंस वो ऑलरेडी है, जो हम सिंस मिडवे है हम वो रिपे नहीं कर रहे, तो वो टर्म लोन खत्म करेंगे, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन बोर्ड्स कॉल हम लोग टेक अ डिसीजन करेंगे कि इंटरनल अक्रूवल्स और फंड्स ऑफ नियोजन या लोन। जब आपसे बात, क्योंकि वो अभी तो पुराना भरपाई हो रही है आगे की। अच्छा, तो फिर अभी तक का CAGR देख रहा था मैं, FY14 से FY18 के बीच में रेवेन्यूज का 20%, मुनाफे का 30%। आगे ये ट्रेजेक्टरी मेंटेन होगी, और ये जो केपेक्स आप तगड़ा करने वाले हैं ये कब तक ऑन स्ट्रीम आएगा, कब तक कमीशन आएगा, आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं? तो आप जैसे जानते हो, बिकॉज ऑफ द IPO मैं आपको कब तक ये केपेक्स आएगा कोशिश कर रहा था, पता है मुझे। ठीक है, चलिए, और ठीक है, तो अब जब IPO के बाद लिस्टिंग होगी तब आपसे डिटेल में इस बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन जरूर कनानी साहब, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर, वक्त निकालने के लिए, और बेस्ट विशेस आपके इस ऑफरिंग के लिए।